तो स्टूडेंट अभी हम करेंगे रिफ्रैक्शन एट स्फेरिकल सरफेस का डेरिवेशन, ठीक है। और कौन सा सरफेस लिया है हमने? पहला लिया है कॉन्वेक्स सरफेस। रिफ्रैक्शन का मतलब जानते हो, लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में एंटर करेगा। जैसे यहाँ पर एक मीडियम है जिसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1 है, यहाँ एक मीडियम है जिसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ2 है। स्फेरिकल सरफेस क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि तुमको दिखाई दे रहा है ये इस तरह का है। कॉन्वेक्स क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि जब तुम रेडर से देख रहे हो तो तुम्हें ये बल्ज आउट दिखाई दे रहा है। इसका मतलब ये पार्ट तुम्हें जब तुम यहां से देख रहे थे तो तुम्हें ये कैसा दिखाई दे रहा है? कॉन्वेक्स। ऑब्जेक्ट को जो रखे हैं वो कहाँ रखे हैं? पॉइंट ऑब्जेक्ट है। और वो ऑब्जेक्ट कैसा है? कौन से मीडियम में रखे हैं? रेयर मीडियम में रखे हैं। कौन से मीडियम में रखे हैं? रेयर मीडियम में। रेयर मीडियम का मतलब इधर इसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है यहाँ आप लिख सकते हो μ1 इज लेस देन μ2। यहाँ पर ऑब्जेक्ट रखे हो, आप जानते हो RD क्या होता था? लाइट अगर पॉइंट ऑब्जेक्ट से जाएगी तो RD क्या होता है? नॉर्मल के पास, मीन्स लाइट को जाना था सीधे, लेकिन लाइट ये तुम्हारा नॉर्मल हो गया इस पॉइंट पे, और नॉर्मल हमेशा सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करती है। ये देखो, याद रखना ये पॉइंट, नॉर्मल हमेशा सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करती है। तो लाइट को जाना था सीधे, लेकिन लाइट सीधे नहीं जा करके नॉर्मल के पास बेंड हो गई, और ये तुम्हारा नॉर्मल था। नॉर्मल के साथ जो रिफ्रैक्टेड रे, क्योंकि लाइट बेंड हुई है और इस रे का नाम रिफ्रैक्टेड रे है। रिफ्रैक्टेड रे नॉर्मल से जो एंगल बनाएगा उसे हम एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कहेंगे। एंगल ऑफ, ये इंसिडेंट रे है, ये तुम्हारा इंसिडेंट रे हो गया। ये जो एंगल बनाएगा उसको हम कहेंगे एंगल ऑफ इंसिडेंस, और ये तुम्हारा एंगल, ये रिफ्रैक्टेड रे, ठीक है। अब देखो हमने क्या किया है, कुछ एजम्पशन है इस डेरिवेशन को प्रूफ करने के लिए। एक्चुअली में हमें ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में रिलेशन फाइंड करना है। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कहाँ से कहाँ होगा? यहाँ से यहाँ ऑब्जेक्ट डिस्टेंस होगा। इमेज कहाँ बन रहा है? आई पे इमेज बन रहा है, तो ये तुम्हारा इमेज बन रहा है यहाँ पर, यानी यहाँ V है, यानी U V μ1 और μ2 में, और R क्या होता है? पोल से लेकर सेंटर ऑफ कर्वेचर का डिस्टेंस, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है ये। मतलब तुम 5 चीज के बीच में रिलेशन फाइंड करोगे, U V R μ1 और μ2। कुछ एजम्पशन है। पहला एजम्पशन क्या माना गया? देखो P, हम सारा मेजरमेंट कहाँ से करते हैं? पोल से करते हैं। ये पोल है, ठीक है। पोल से सारा मेजरमेंट करते हैं। इंसिडेंट रे की डायरेक्शन में अगर मेजरमेंट कर रहे हैं तो पॉजिटिव, इंसिडेंट रे के अपोजिट डायरेक्शन में मेजर करेंगे तो नेगेटिव। मींस आप यहां से मेजर कर रहे हो O, इसका मतलब U क्या होगा? नेगेटिव। आप इस साइड मेजरमेंट कर रहे हो, मतलब PC क्या होगा? प्लस R। ये बात याद रखना। पॉइंट ऑब्जेक्ट है, पॉइंट ऑब्जेक्ट कहाँ रखे हैं? प्रिंसिपल एक्सिस में। एपर्चर बहुत स्मॉल है, मतलब छोटा स्मॉल, छोटा साइज का है ये एपर्चर, इसको कहते हैं। स्मॉल एपर्चर के लिए डेरिवेशन होगा जो हमारे सिलेबस में है, और जिसके बीच में हम रिलेशन निकालने वाले हैं वही हम पढ़ रहे हैं, है ना। कई कंडीशन हो सकते हैं, लेकिन अकॉर्डिंग टू सिलेबस हम चल रहे हैं। इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे, ये IR मतलब इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे मेक्स स्मॉल एंगल। स्मॉल अपर्चर होने के कारण, इस पॉइंट ऑब्जेक्ट होने के कारण, इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे, ये तुम्हारा कौन सा? नॉर्मल हो गया, है ना। ये सारे जो एंगल बनाएगा प्रिंसिपल एक्सिस से, सारे पॉइंट ऑब्जेक्ट के कारण, मतलब जो पॉइंट ऑब्जेक्ट है स्मॉल अपर्चर है, इसके कारण, मतलब यहाँ पर इंसिडेंट रे अल्फा एंगल बना रहा है, रिफ्रैक्टेड रे बीटा एंगल बना रहा है प्रिंसिपल एक्सिस से। ये तुम्हारा प्रिंसिपल एक्सिस है। और तुम्हारा नॉर्मल जो एंगल बना रहा है वो गामा, ये काफी स्मॉल एंगल है। अल्फा बीटा गामा आई आर ऑल आर वेरी वेरी स्मॉल एंगल। एक अप्रोक्सीमेशन याद रखना कि अगर एंगल स्मॉल रहे, मतलब बहुत छोटा रहे, ठीक है, इसका भी वीडियो में बना दूंगा कि क्यों ऐसा लेते हैं, ताकि अभी इसमें बताएंगे तो वीडियो काफी लंबा हो जाएगा। बस आप यही याद रखना, साइन आई इज रफली इज इक्वल टू आई, टेन आई इज रफली इज इक्वल टू आई। ऐसा कब, मतलब साइन 60 इज रफली इक्वल टू 60, ऐसा रियलिस्टिक नहीं है। ऐसा कब हो सकता है? जब एंगल बहुत स्मॉल रहे, तो हम साइन आई को आई लिख सकते, टेन आई को आई लिख सकते, साइन अल्फा को अल्फा लिख सकते, साइन बीटा को बीटा लिख सकते। इस तरह से स्मॉल एंगल अप्रोक्सीमेशन है, इसका भी वीडियो में बना दूंगा, डिस्क्रिप्शन में आप देख लेना, ठीक है। आप सिर्फ इस डेरिवेशन को करने के लिए ये कॉन्सेप्ट याद रखना। अब देखो यहाँ पर ये, इसका नाम मैंने दिया N, ये O, ये P। बहुत ही सिंपल डेरिवेशन है। हमें किसके बीच का रिलेशन निकालना है? U V R μ1 और
μ2, इन 5 के बीच में रिलेशन निकालना है। तो एक्सटीरियर एंगल का कॉन्सेप्ट आपने पढ़ा था। एक्सटीरियर एंगल होने के लिए क्या चाहिए, दो साइड के, मतलब एक ट्रायंगल, कैसा भी ट्रायंगल होना चाहिए। तो यहाँ हमने ट्रायंगल लिया NOC, देखो NOC, तो ये I किसके बराबर होगा, एक्सटीरियर एंगल इज सम ऑफ टू इंटीरियर एंगल, मींस I इज इक्वल टू अल्फा प्लस गामा। क्यों निकाल रहे हैं, क्योंकि स्नेल्स लॉ लगाने के लिए हमको साइन I बाई साइन R की वैल्यू चाहिए, तो पहले I की वैल्यू निकालेंगे हम, ठीक है ना। स्नेल्स लॉ क्या होता था, साइन I बाई साइन R इज इक्वल टू μ2 बाई μ1। तो I आखिर क्या है इन टर्म्स ऑफ दिस एंगल, तो हम क्या करेंगे, देखो ये एक्सटीरियर एंगल के कॉन्सेप्ट से समझेंगे, I इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा, ठीक है। उसी तरह आप ये वाली ट्रायंगल तुम देख लो, ये वाली ट्रायंगल NCI, ठीक है, क्या बोल रहा हूं, NCI, तो R प्लस बीटा इज इक्वल टू गामा, R प्लस बीटा इज इक्वल टू गामा, देन व्हाट इज R, R इज इक्वल टू बीटा माइनस गामा। निकालने का कारण क्या है, I एंगल ऑफ इंसिडेंस, R को बोलते हैं एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, नहीं रिफ्रैक्शन। निकालने का कारण क्या है, अब स्नेल्स लॉ लगा दो, साइन I बाई साइन R क्या होता है, μ2 बाई μ1। अब आपको क्या करना है, देखो साइन I की जगह में क्या लिख सकते हैं, I, क्योंकि हमने एजम्पशन माना है एपर्चर छोटा है, स्मॉल एंगल अप्रोक्सीमेशन होता है, आप साइन I को I लिख सकते थे और साइन R को R लिख सकते थे। तो क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो गया, μ1 इंटू I, एंड इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, μ2 इंटू R। I की जगह में एंगल लिख दिए, R की जगह में भी ये वैल्यू को लिख देंगे, सिंपल डेरिवेशन है, ठीक है। ये हमने ऐसा लिख दिया। अब हम क्या लिख सकते हैं, जब हम tan I को I लिख सकते हैं, इसका मतलब I को हम tan I भी तो लिख सकते हैं। यहाँ पर अल्फा है तो अल्फा को हम tan अल्फा लिख सकते हैं, गामा को भी tan गामा लिख सकते हैं, क्योंकि इसे जब हम ये लिख सकते हैं तो इसे भी तो हम ये लिख सकते हैं, रिवर्सिबल है। ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि अभी हम ट्रिग्नोमेट्री का वैल्यू को पुट करेंगे साइड्स के रेट में। जैसे अब यहाँ पर ये परपेंडिकुलर ड्रॉ करने का कारण क्या है, ये आप देख रहे हो यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया गया है, क्योंकि अभी हम राइट एंगल कंसीडर करेंगे। जैसे आप बताओ, ये राइट एंगल ट्रायंगल है, कौन सा, NOM। तो इस राइट एंगल ट्रायंगल में बताओ अल्फा क्या है, अगर हम tan अल्फा बोले, tan थीटा का फॉर्मूला क्या होता था, tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय बेस। तो इस ट्रायंगल में देखो tan अल्फा के जगह में आप क्या लिख सकते हो, परपेंडिकुलर बाय बेस, और ये लेंथ क्या है, NM, तो हमने यहाँ क्या लिख दिया, NM बाई OP। OP क्या है, यहां से यहां तक बेस है, क्योंकि ये दोनों पॉइंट काफी नजदीक है, ये अप्रोक्सीमेशन है, ये एजम्पशन है, क्योंकि अपर्चर छोटा है। ये परपेंडिकुलर ड्रॉ करने का कारण क्या है, क्योंकि जब हम tan थीटा sin थीटा लेते हैं उसके लिए ट्रायंगल हमेशा राइट एंगल होनी चाहिए। एक्सटीरियर एंगल का कॉन्सेप्ट लगाने के लिए राइट एंगल जरूरी नहीं है, लेकिन ट्रिग्नोमेट्री लगाने के लिए हमेशा ट्रायंगल कैसा होना चाहिए, राइट एंगल, इसलिए यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं। दोनों काफी नजदीक है, आप OP कहो चाहे OM कहो, बात एक ही है, क्योंकि मेजरमेंट तो आप P से करोगे, यहां से भी करो, क्योंकि ये राइट एंगल ट्रायंगल नहीं है, देखो NPO राइट एंगल ट्रायंगल नहीं है, लेकिन NMO राइट एंगल ट्रायंगल है। तो tan अल्फा के जगह में क्या लिख सकते हो, tan अल्फा के जगह में आप लिख सकते हो परपेंडिकुलर बाय बेस। परपेंडिकुलर क्या है, NM, बेस क्या है, OP। ये परपेंडिकुलर, ये बेस। तुम बोलोगे सर आपने OM क्यों नहीं लिखा, OM लिखो चाहे OP लिखो, बात एक ही है, कोई दिक्कत नहीं है। उसी तरह tan बीटा क्या होगा, देख लो, ये परपेंडिकुलर और ये बेस, MC के जगह में PC भी लिख सकते हो, दोनों नजदीक है। ऐसे करके हमने सारी tan की वैल्यू को यहाँ पर पुट कर दिया। अब OP क्या है बताओ, OP देख लो, डिस्टेंस, OP ये डिस्टेंस है, क्योंकि हम पोल से मेजरमेंट कर रहे हैं तो लाइट के अगेंस्ट जाएंगे। तो अभी आपको स्टार्टिंग में ही बताए थे कि अगर हम अपोजिट में मेजरमेंट करेंगे तो U को क्या लेंगे, नेगेटिव, यानी OP की जगह में क्या लिखेंगे, -U, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट है हमारा NM क्या है, अच्छा यहाँ भी NM है, यहाँ भी NM, यहाँ भी NM, यहाँ NM को कॉमन लेकर के कट कर सकते हैं, सभी जगह NM आएगा, तो परपेंडिकुलर तो सब में कट हो गया। अब PC की जगह में क्या लिखेंगे, PC कहाँ है, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस को PC बोलेंगे, तो ये डिस्टेंस क्या है, इस साइड है, इसलिए क्या लिखेंगे, प्लस। तो आप इसके जगह में क्या लिख दोगे, +R, ठीक है। उसी तरह PC यहाँ भी था, +R। PI क्या लिखोगे, देखो P यहाँ है, I यहाँ है, तो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस क्या है, V है, तो आप इसके जगह में क्या लिखने वाले हो, V, +V, क्योंकि लाइट के डायरेक्शन में आप पॉजिटिव लेना,
और लाइट के अगेंस्ट डायरेक्शन में आपको क्या लेना है, नेगेटिव। मैंने स्टार्टिंग में ही आपको बताया था। तो आप यहाँ इसको पुट कर दिए तो देखो रिलेशन आ गया किसके बीच में, किसके बीच में रिलेशन आया, μ2 μ1 u v एंड r। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। दिस इज द रिलेशन बिटवीन u v r μ1 एंड μ2। ठीक है, अब इस इक्वेशन पे हम अलग अलग कंडीशन लगा करके समझेंगे। जैसे यहाँ पर जो ऑब्जेक्ट रखा गया था वो कहाँ रखा गया था, रेयर मीडियम में रखा गया था, और इमेज जो बन रहा था वो कैसा बन रहा था, रियल इमेज बन रहा था। रियल इमेज का मतलब क्या, देखो रियल इमेज का मतलब लाइट ऐसे जा रही है, लाइट रियल में इंटरसेक्ट की, क्योंकि एक रे तो ऐसे गई है, दूसरा रे जो सीधे जाएगी वो सीधे ही चले जाएगी, तो ये दोनों का इंटरसेक्शन यहाँ इमेज बनाएगा। तो ये रियल इमेज है, क्योंकि दो रिफ्रैक्टेड रे, आपको पता है ये चीज कि लाइट जो सीधे जाती है वो सीधे ही चले जाएगी, है ना, और जो रे ऐसे करके आ रही है, अगर मान लो ये मुड़ता नहीं, मान लो ये नहीं मुड़ता, मान लो थोड़ा ऐसे रहता, तो इसका रियल इंटरसेक्शन तो कभी नहीं होता, फिर वर्चुअल इंटरसेक्शन होता। तो फिर उसके लिए अलग कंडीशन है, समझ में आया। ये पहला कंडीशन क्या था, ये कॉन्वेक्स है, आप देख रहे हो इधर से आपको कॉन्वेक्स दिखाई दे रहा है, ऑब्जेक्ट को कहाँ रखे हैं, रेयर मीडियम में। और नेक्स्ट कैसा है, इमेज कैसा फॉर्म हो रहा है, रियल इमेज हो रहा है। रियल इमेज का मतलब क्या हुआ, लाइट का रियल इंटरसेक्शन हो रहा है। कौन से दो लाइट का रियल इंटरसेक्शन होगा, रिफ्रैक्टेड रे का, ये रिफ्रैक्टेड रे और ये रिफ्रैक्टेड रे, रियल इंटरसेक्शन हुआ, इसलिए इसको रियल इमेज बोलेंगे। अभी मैं सारे कंडीशन आपको बताऊंगा, आप इसको नोट कर लो पहले। तो स्टूडेंट अभी मैंने आपको बताया कि ऑब्जेक्ट को कैप्ट किए थे रेयर मीडियम में, इमेज बन रहा था रियल। ठीक है, इफ ऑब्जेक्ट को अगर हम कैप्ट करेंगे रेयर मीडियम में अगेन, लेकिन अगर इमेज वर्चुअल बनेगा तो भी जो फॉर्मूला का रिलेशन आएगा, रिजल्ट हमेशा सेम आएगा दोनों कंडीशन में। इसका डायग्राम कैसे बनेगा, मैं डायग्राम बना के आपको बता रहा हूँ। देखो सबसे पहले क्या करना, इस तरह से एक स्फेरिकल सरफेस बना दो ऐसे, इस साइड क्या लिख दो आप, μ2, और इस साइड क्या लिख दो, μ1। ये तुम्हारा पॉइंट ऑब्जेक्ट है, स्फेरिकल सरफेस है, ये कॉन्वेक्स बोलेंगे इसको। क्यों बोलेंगे कॉन्वेक्स, देखो बल्ज आउट है ना। अब ये पॉइंट ऑब्जेक्ट है, यहां से रे ऐसे गई, देखो मेरे से तो सीधा नहीं बना है, आप सीधा बनाना है इसको एकदम अच्छे से, ये कुछ ऐसा है ना, ऐसा। अब यहां से, ठीक है, ये ऐसा है, बना लो आप। ठीक है, ये तुम्हारा प्रिंसिपल एक्सिस हो गया, यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दो ऐसे। ठीक है, इस पॉइंट का नाम P, ये M। अब यहां से क्या ड्रॉ करो, नॉर्मल। तो नॉर्मल हमेशा सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होता है, यानी सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया। अब लाइट ऐसे जा रही थी, ये इंसिडेंट रे है, ये नॉर्मल के साथ एंगल, तो क्या कहलाएगा, एंगल ऑफ इंसिडेंस, है कि नहीं। अब लाइट को जाना था सीधे, लेकिन लाइट क्या है, इस साइड कौन सा मीडियम है, R, और इस साइड क्या है, D। तो RD के बारे में आपने क्या पढ़ा था, लाइट सीधे नहीं जा करके RD, नॉर्मल तो यही वाली लाइन है, यही तो नॉर्मल है कि नहीं, ये वाली रेल पूरी नॉर्मल है। तो R, लाइट ऐसे नहीं जाकर के RD नॉर्मल के पास आ जाएगी, मीन्स लाइट सीधे नहीं जाकर नॉर्मल के पास हो गई, ज्यादा नहीं बेंड की, थोड़ा सा बेंड की, है ना। मान लो अगर ज्यादा बेंड करती तो रियल इमेज बन रहा था, इससे पहले वाले कंडीशन बताए। मान लो थोड़ा सा बेंड करती, इतना सा बेंड करती है तो बेंड ये भी कर रही है, देखो लाइट ऐसे नहीं जाकर कैसे बेंड की, तो ये तो कभी इंटरसेक्ट नहीं करेगा देखा जाए तो, है ना, मतलब इसका एकदम थोड़ा सा बेंड की ऐसा, तो ये तो कभी आपस में इंटरसेक्ट नहीं करेगा, तो हमको क्या मिलेगा, इस साइड हमको प्रोजेक्ट करना पड़ेगा, हल्का सा बेंड भी है, तो यहाँ पर आपका इमेज बनेगा। तो ये जो इमेज बन रहा है, ऑब्जेक्ट यहाँ था, इमेज यहाँ बना, रियल इंटरसेक्शन नहीं हुआ, कौन से रे का, रिफ्रैक्टेड रे का रियल इंटरसेक्शन नहीं हुआ। तो ये जो इमेज आपका बन रहा है वो कहाँ बन रहा है, रेयर मीडियम में बन रहा है, लेकिन ये कैसा इमेज है, वर्चुअल इमेज है। बाकी सारा प्रोसेस आप इसमें भी वैसे ही करके कर सकते हो। मैंने क्या बताया था, अल्फा कौन सा एंगल लेना, जो इंसिडेंट रे एंगल बनाता, ठीक है, बीटा कौन सा लेना, जो रिफ्रैक्टेड रे एंगल बनाता, तो रिफ्रैक्टेड रे ये वाली है, वर्चुअल रिफ्रैक्टेड रे, ठीक है ना। और गामा कौन सा लेना, गामा जो नॉर्मल बनाता है, ठीक है, और ये तुम्हारा μ2 था। एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कौन सा होगा बताओ, ये वाली एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है। तो आपको इतना करने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्टली डायग्राम बना करके ये फॉर्मूला भी लिख दोगे ना तो सेम है, कोई दिक्कत नहीं है, सेम प्रोसेस से। यहाँ पर ऑब्जेक्ट कहाँ रखा गया, पॉइंट ऑब्जेक्ट है, रेयर मीडियम में रखा गया, और रियल इंटरसेक्शन नहीं हुआ लाइट का, वर्चुअल इंटरसेक्शन हुआ। रियल इंटरसेक्शन होता तो ऐसे मुड़ करके ऐसे जाकर इंटरसेक्ट करता, लेकिन ये वर्चुअल बना इमेज, तो यहाँ इमेज बना, कंडीशन उसके लिए भी सेम आएगा, नोट कर सकते हो आप। एक चीज याद रखना कि एक रे तुम्हारा
पोल से जो जाएगी, ये पोल है, यहां से जाएगी वो रिफ्रैक्टेड रे सीधे ही चली जाती है। तो एक रिफ्रैक्टेड रे ये हो गई और एक रिफ्रैक्टेड ही, तो ये दोनों तो कभी मिलने से रहे, तो ये दोनों कहाँ मिलेंगे, यहाँ मिलेंगे, तो यहाँ पर इंटरसेक्शन हो रहा है, इसलिए यहाँ पर इमेज बनेगा। ठीक है, इस पॉइंट पे इमेज बनेगा। तो हमने आपको आज जो बताया वो क्या बताया कि रिफ्रैक्शन थ्रू कन्वेक्स सरफेस। कन्वेक्स सरफेस मतलब आप देखो ये रेयर मीडियम, ये डेंसर मीडियम है। कन्वेक्स क्यों बोलेंगे इसे, जब आप यहाँ से देख रहे हो, हमेशा देखने का मीडियम क्या होता है, रेयर मीडियम। तो जब आप यहाँ से देख रहे हो तो आपको ऐसा निकला हुआ पार्ट दिखाई दे रहा है, मतलब ये कैसा है, इस साइड है तुम्हारा डेंसर, रेयर से देख रहे हो तो ये कॉन्वेक्स ही तो है। और ये जो थर्ड कंडीशन है, इसमें ऑब्जेक्ट को कहाँ रखा गया है, डेंसर मीडियम में। ऑब्जेक्ट लाई इन डेंसर मीडियम एंड इमेज फॉर्म इज वर्चुअल। वर्चुअल इमेज का मतलब रियल नहीं है, मतलब ऑब्जेक्ट देखो ओ पे रखा गया है, ये पॉइंट तुम्हारा एन था, यहां से भी वैसे ही परपेंडिकुलर ड्रॉ करके हम कर सकते हैं फिर से डेरिवेशन, मैं नहीं कर रहा हूं, आपको उतने करने की जरूरत नहीं, आप डायग्राम बना के डायरेक्ट रिजल्ट भी लिख सकते हो और न्यूमेरिकल में इसका यूज कर सकते हो। एक बार मैं बता दे रहा हूं ताकि आप कर लोगे आराम से, देखो ध्यान से, है ना। यहां पर ऑब्जेक्ट रखा गया था, ऑब्जेक्ट से रे जो जाएगी उसका नाम इंसिडेंट रे, तो ओ एन क्या कहलाएगा, इंसिडेंट रे। ठीक, अब ये तुम्हारा सेंटर ऑफ कर्वेचर है, ये क्या है, सेंटर ऑफ कर्वेचर। इसका हमने सेंटर ऑफ कर्वेचर से और पोल के बीच में ऑब्जेक्ट को रखा है, तो लाइट यहां से जा रही है, तो बताओ ये तुम्हारा डेंसर मीडियम में ऑब्जेक्ट को रखे हैं और ये तुम्हारा रेयर मीडियम है। तो डॉक्टर क्या पढ़े थे, डॉक्टर नवाब पढ़े थे, मीन्स लाइट अगर डेंसर से रेयर जाएगी तो नॉर्मल से अवे हो जाएगी। तो लाइट कौन सी लाइट जा रही है, ये लाइट ऐसे जा रही है, तो लाइट को जाना था सीधे, है ना, लाइट को ऐसे जाना था सीधे, ये देखो लाइट ऐसे जाती है ना यहाँ से सीधे, ये वाला पार्ट ऐसे, लेकिन नॉर्मल से अवे होना है, तो नॉर्मल से अगर अवे हो गई मतलब नॉर्मल से दूर हो गई, तो ये देखो लाइट ऐसे रिफ्रैक्ट कर रही है, ये रिफ्रैक्टेड रे हो गया। और रिफ्रैक्टेड रे का जो नॉर्मल के साथ एंगल होगा वही एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कहलाएगा। तो ये एंगल ऑफ इंसिडेंस कौन सा कहलाएगा, ये इंसिडेंट रे है और ये नॉर्मल है। सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि सेंटर ऑफ कर्वेचर से जो रे जाती है उसे ही हम नॉर्मल कहते हैं। तो ये तुम्हारा नॉर्मल है, ये पूरी क्या है यहाँ से यहाँ तक ये नॉर्मल है, और ये तुम्हारा रिफ्रैक्टेड रे है। रिफ्रैक्टेड रे नॉर्मल के साथ जो एंगल बनाएगा उसको एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कहेंगे, और ये एंगल ऑफ इंसिडेंस हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर देखो P से O के बीच का ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, यहाँ से यहाँ के डिस्टेंस का रेडियस ऑफ कर्वेचर, और इमेज कहाँ बन रहा है, क्योंकि ये और ये तो कभी इंटरसेक्ट करेगा नहीं, ये पहली रिफ्रैक्टेड रे और ये दूसरी रिफ्रैक्टेड रे, ये दोनों तो कभी इंटरसेक्ट करेगा नहीं, तो इसका इंटरसेक्शन कहाँ होगा, ये देखो इसको हम ऐसे करके बढ़ाए आगे, तो यहाँ इंटरसेक्शन हुआ दोनों का, तो ये वर्चुअल इमेज बना। ठीक है, तो ये कंडीशन के लिए क्या कंडीशन चेंज होगा, वही सेम फॉर्मूला लाएगा जो मैंने स्टार्टिंग के 2 में बताया ना, फॉर्मूला सेम रहेगा, बस सिर्फ आपको किसमें चेंज करना है, μ1 की जगह μ2 कर देना है और μ2 की जगह μ1 कर देना है, बाकी फॉर्मूला सेम है। ठीक है, उसमें फॉर्मूला क्या था, μ2/b था, इसमें फॉर्मूला क्या है, μ1/b। ठीक है, यही फॉर्मूला है, आप चेक कर सकते हो इसको, सही है ना, देख लो आप एक बार इसको चेक कर लो। ठीक है ना, तो बस फॉर्मूला में क्या चेंज आया है, तो आपको जब भी क्वेश्चन कैसा आएगा, क्वेश्चन दिया रहेगा कि इमेज बन रहा है रियल, है ना, इमेज बन रहा है रियल, ऑब्जेक्ट को रखा है डेंसर में, स्फेरिकल सरफेस कैसा है, कॉन्वेक्स है, तो डायग्राम कैसा बनेगा। 4 कंडीशन हो सकते हैं। पहला मैंने क्या बताया कि ऑब्जेक्ट को रखे थे कैसा, ऑब्जेक्ट को रखे थे रेयर मीडियम में, इमेज बन रहा था डेंसर मीडियम में, पहला कंडीशन। उसमें 2 केस लिए कि रियल इमेज बना और वर्चुअल बना। अभी सेकंड केस कौन सा ले रहे हैं, ऑब्जेक्ट को रखे हैं डेंसर मीडियम में, देखो इसमें भी डेंसर मीडियम है, इसमें भी ऑब्जेक्ट को कहां रखे हैं, डेंसर मीडियम में। इसमें कैसा इमेज बना, इसमें जो तुम्हारा इमेज बन रहा है ये वर्चुअल इमेज बन रहा है, इसमें जो इमेज बन रहा है वो रियल इमेज बन रहा है। तो 4 कंडीशन समझ में आया ना, किसके लिए बताया, कॉन्वेक्स के लिए बताया। कॉन्वेक्स स्फेरिकल सरफेस क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि जब तुम रेयर से इसको देख रहे हो, हमेशा देखने का ऑब्जर्वेशन कहां से ऑब्जर्व करना, आपको रेयर से आपको देखना है डेंसर की तरफ। तो आप देखो ऐसा निकला हुआ पार्ट है, बल्ज आउट है, तो ये कैसा है, कॉन्वेक्स सरफेस है। तो यहाँ पर इमेज कैसा था, इमेज यहाँ आपका बना। तो रिलेशन में क्या, बस डायग्राम भी बना के ये भी लिख दोगे और सबका मीनिंग भी लिख दोगे तो पूरा मार्क्स मिल जाएगा। नहीं तो आप सिस्टमेटिक इसको ड्रॉ कर सकते हो कि इंसिडेंट रे जो एंगल बनाएगा प्रिंसिपल एक्सिस के साथ वो अल्फा होता है, रिफ्रैक्टेड रे जो एंगल बनाएगा उसको बीटा होता है, और जो तुम्हारा नॉर्मल जो एंगल बनाता है प्रिंसिपल एक्सिस के साथ वो गामा होता है। ये आई है, ये आर है।
आप चाहो तो सेम अप्रोच से क्वेश्चन वही एजम्पशन जो स्टार्टिंग में बताए उससे आप इसको सॉल्व कर सकते हो। इतना डीप क्वेश्चन नहीं आएगा, स्टार्टिंग के 2 आ सकते हैं, लेकिन इसका न्यूमेरिकल में इस फॉर्मूला का यूज है। न्यूमेरिकल में ये फॉर्मूला आपको समझ में आना चाहिए कि न्यूमेरिकल में इसको कैसे अप्लाई करना है। ठीक है, अब न्यूमेरिकल हम आपको बताएंगे कैसा आता है। ये इसमें क्या बताया जा रहा है कि ऑब्जेक्ट तुम्हारा लाई है डेंसर मीडियम में। देखो ये कौन सा मीडियम है, डेंसर मीडियम है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जहां डेंसर मीडियम है ना, एक पॉइंट और याद रखना, जिसको भी हम डेंसर मीडियम माने हैं उसको μ2 लिखेंगे, जिसको हम रेरर मीडियम माने हैं उसको μ1 लिखेंगे। तो इसको हम डेंसर माने इसलिए यहाँ μ2 लिखे, इसे रेरर माने इसलिए यहाँ μ1 लिखे। अभी ऑब्जेक्ट को कहाँ रखे, सेंटर ऑफ कर्वेचर से उधर रखे। इसमें कहाँ रखे थे, सेंटर ऑफ कर्वेचर से पहले रखे थे ऑब्जेक्ट को, अब सेंटर ऑफ कर्वेचर से दूर रखे। तो देखो ये ऑब्जेक्ट हो गया, यहां से रे गई ऐसे करके, है ना। तो हम क्या जानते हैं, ये डेंसर मीडियम है, ये रेरर मीडियम है। डॉक्टर नवाब मींस नॉर्मल से अवे होगा, मींस लाइट जा रही थी, लाइट को जाना था सीधे, लेकिन डेंसर से रेरर जा रही है तो लाइट नॉर्मल से अवे हो गई। कितनी अवे हो गई, इतनी अवे हो गई। तो ये देखो ये तुम्हारा रियल इंटरसेक्शन हो गया, एक रे तो सीधे आ गई और एक रिफ्रैक्टेड रे यहाँ, तो यहाँ पर तुम्हारा इमेज बन रहा है। तो ये जो इमेज बना है ये रियल इंटरसेक्शन है। रियल इमेज का मतलब क्या होता है, रियल इमेज का मतलब होता है कि जहां 2 रिफ्रैक्टेड रे रियल में इंटरसेक्ट करे उसे ही हम क्या कहते हैं, रियल इमेज। ठीक है ना, जहां 2 रिफ्रैक्टेड रे रियल में इंटरसेक्ट करे, देखो रियल इंटरसेक्शन हो रहा है। एक तो ऑप्टिकल सेंटर वाला ऐसा हो गया, ये ऐसा हो गया। तो फिर यहाँ ऑब्जेक्ट रखे थे, सेंटर ऑफ कर्वेचर से उस साइड रखे थे, तो ऑब्जेक्ट से पोल तक के डिस्टेंस को यू कहते हैं। ये तो हमने अपना राइट एंगल ट्रायंगल ट्रिग्नोमेट्री के लिए किया था। यहाँ सेंटर ऑफ कर्वेचर हमेशा डॉटेड बनाना, ये नॉर्मल होता है। फिर से बोल रहा हूँ, सेंटर ऑफ कर्वेचर वाला लाइन हमेशा क्या होता है, नॉर्मल। ये एंगल तुम्हारा क्या कहलाएगा, एंगल ऑफ इंसिडेंट। इंसिडेंट रे जो प्रिंसिपल एक्सिस के साथ जो एंगल बनाएगा उसको अल्फा कहेंगे। ठीक है, फिर नॉर्मल जो बनाता है उसको हम गामा कहते हैं, और रिफ्रैक्टेड रे जो प्रिंसिपल एक्सिस के साथ एंगल बनाता है, सभी के लिए हमेशा क्या लेना, बीटा लेना। इंसिडेंट रे अल्फा, नॉर्मल गामा, और रिफ्रैक्टेड रे बीटा, किसके साथ, प्रिंसिपल एक्सिस के साथ। तो यहां भी कंडीशन तुम्हारा वही आया। सबसे मेन इंपॉर्टेंट फॉर्मूला मैंने स्टार्टिंग में डेरिवेशन आपको करा दिया है, वही फॉर्मूला को 4 फॉर्मूला आपने बनाया। कैसे बनाया, वो जो फॉर्मूला मैंने डिराइव किया था, रेरर टू डेंसर किया था, ऑब्जेक्ट को रेरर में रखे थे और डेंसर में कितने डिराइव किए थे। अभी ऑब्जेक्ट को कहाँ रखे हैं, डेंसर में, और इमेज कहाँ बन रहा है, रेरर में। तो बस खाली μ2 और μ1 का चेंज हो गया, जहां μ2 था वहां μ1 कर देना, और जहां μ1 था वहां μ2 कर देना। इसके लिए भी सेम फॉर्मूला आएगा। डायग्राम जरूर बनाना है और ये फॉर्मूला को अच्छे से समझ लेना, वीडियो को दोबारा देख लेना, समझ में आ जाएगा आपको। ठीक है, ये रिलेशन निकल गया सबके बीच में, म्यू ये सारी चीज के। ठीक है, थैंक यू।